हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना होगा कि प्रतिरोध होता क्या है। तो चलिए आपको एक स्लाइड के माध्यम से समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ छोटे ब्लू आकार में दिखाई दिए गए हैं और थोड़े बड़े हैं जो कि थोड़े ब्लैक, डार्क ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। इनसे क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर एक छोटे ब्लू आकार में दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इन्हीं के कारण क्या होता है कि किसी वायर में करंट फ्लो होता है। ठीक है, और ये बड़े आकार के दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मेनली काम यही होता है कि वह किसी भी करंट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें वो रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध और करंट के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। आपने पढ़ा भी होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। आई और आर में अगर हम रिलेशन देखें तो आई है ना, वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो आर हमारा कम होगा, अगर आर को बढ़ाएंगे तो हमारा आई कम होगा। ठीक है, तो नमी का क्या मतलब है कि नमी का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी जल की मात्रा आ जाना। ठीक है, तो जल की मात्रा आने के कारण क्या होता है, करंट फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा मतलब यही निकला यहाँ से कि करंट फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो हमारा आर क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। यानी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि प्रतिरोध हमारा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक चम्मच में टेढ़ा दिखता है, ये किसका उदाहरण है। तो आपने घर में भी देखा होगा कि चम्मच में अगर हम कुछ देखते हैं तो वो हमें थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको कुछ पिक देखिए। हम फर्स्ट देखें तो यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इमेज में, और ये फिश को देख रहा है। ठीक है, तो रियल में फिश तो यहाँ पर है, बट इसको कहाँ दिखाई दे रही है, ऊपर दिखाई दे रही है। ये किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण इसको दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है कि अगर हम कोई भी अगर माध्यम है और उस दूसरे माध्यम में जाएंगे तो हम प्रकाश की जो किरण होती है वो अपने माध्यम से विचलित हो जाती है और वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर ये माध्यम अगर समाप्त हो जाता है तो बाद में वही अपनी सही डायरेक्शन में जाने लगती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये माध्यम कुछ और था, यहाँ पर हमारा वायु था माध्यम, और यहाँ पर क्या है, जल है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि माध्यम में चेंज हो रहा है। तो इसी कारण फिश तो यहाँ पर है बट इसको यहाँ दिखाई दे रही है। अगर हम, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये किसके कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और इसके कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपने घर में गिलास में देखा होगा, अगर कुछ भी चीज़ इसमें अगर अंदर डालेंगे तो हमें थोड़ी बहुत टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सब कुछ किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। और उदाहरण की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, इस गिलास में है ना, हमने चम्मच डाली है, ये अगर रियल में तो यहाँ पर ये सीधी जा रही है, बट हमें कहाँ दिखाई दे रही है, थोड़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए संवेग होता क्या है। संवेग होता है p इक्वल टू, हमारा संवेग होता है p इक्वल टू mv। ठीक है, और m यहाँ पर क्या होता है, मास, और v क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग, और m मास मतलब द्रव्यमान। तो हमें मास कितना दे रखा है, m/2। ठीक है, m/2, और हमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2v। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया हमारा mv, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, mv। और अगर हम बात करें अगर संवेग की इकाई क्या होती है, यानी किसी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो हम बात करें द्रव्यमान की क्या होती है, kg, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका kg मीटर प्रति सेकंड। ये भी, और एक ये बात भी ध्यान रखेंगे कि आप इसकी, यह एक सदिश राशि है।
ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संवेग सदिश या अदिश राशि है, तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या 1। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कुछ एक ये व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ये फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ये डिस्टेंस है। मेनली कार्य जो डिपेंड होता है ना, वो किस पर होता है? उस पर लगने वाले फोर्स के और डी के। यानी डी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? डी का मतलब होगा कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, उस दूरी, मान लीजिए आप दूरी लगा लीजिए इसको, ठीक है। तो एफ फोर्स हो गया, हमारा डी क्या हो गया? विस्थापन, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर थीटा की बात करें तो हमारा थीटा कौन सा हो जाएगा? कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर एफ फोर्स लगा रहा है और डी दूरी के लिए, और यहाँ पर ये थीटा इनके दोनों के बीच में लगने वाला कोण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? W = FD cos थीटा। और नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि D = 0, यानी पर यहाँ पर कोई भी कार्य, यहाँ पर कोई भी अगर दूरी नहीं चल रहा है, ठीक है, फोर्स जरूर लग रहा है पर कोई दूरी पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर कार्य हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम वापस क्वेश्चन पाएँ तो क्वेश्चन हमारा था कि लंबवत है, यानी कि हम थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा हमारे कितना दे रखा हमें? 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान कितना होता है? 0, ठीक है। तो अगर हम फोर्स से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेमी है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो उत्तल लेंस की हमें फोकस दूरी दे रखी है, तो हमें F = कितना दे रखा है? 50 सेमी, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको अगर शक्ति ज्ञात करनी है तो शक्ति के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसमें हमें सेमी को सबसे पहले किस में बदलना होगा? मीटर में। यानी कि हम सबसे पहले, हमें अगर क्वेश्चन में सेमी दे रखा तो उसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम 50 को कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसमें 100 का भाग देना होगा। तो अगर हम 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 से 0 कैंसिल होगा, 1/2 आ गया, ठीक है। और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हमें शक्ति निकालना था और फोकस हमें ले ली, ठीक है। तो हमें पावर के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 और यहाँ पर ऊपर 1, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? राइट आंसर 2D। और D का यहाँ पर क्या मतलब है? डायोप्टर है, ये इसका SI मात्रक होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, D का मतलब पूछ लिया जाता है काफ़ी एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा होगा SI यूनिट इसकी डायोप्टर हो गई, ठीक है। और हमें पावर ऑफ, या अगर कॉन्वेक्स लेंस ले रहे तो उसके लिए पॉजिटिव, और अगर कॉनकेव ले रहे तो उसके लिए नेगेटिव। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना कि कॉनकेव के लिए नेगेटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी SI यूनिट नहीं होती? घनत्व, बल, या अपेक्षित घनत्व, या चाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व है। आपेक्षिक घनत्व की SI यूनिट नहीं होती, घनत्व की होती है लेकिन आपेक्षिक घनत्व की नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व की भी होती है, बट क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस आपेक्षिक घनत्व में हमें ऊपर भी इसकी यूनिट लिखनी पड़ती है और नीचे भी, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती है, इसके कारण आपेक्षिक घनत्व की यूनिट नहीं होती। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमें अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।